थोड़ा सा आप ये बताएं कि हर्निया क्या होता है, एंड आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट मेल्स और वी टॉकिंग अबाउट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स? I worked at a lot of places. I worked in Rajiv Gandhi Cancer Institute. I worked in Max Saket. I was in Taiwan for 4 months for specialist training in laparoscopic, robotic, and bariatric surgery. Then it's been about 6 years that I have been in Ganga. If you have mediocre doctors coming out, they will be treating you. Correct. The more reservation you have, the more poorly trained doctors you have who are not there on merit. How this hospital is different and better than any other organization, medical organization? हमारे viewers वेट कर रहे हैं आपसे सुनने के लिए कि आप बताएं कि क्या है बैरियाट्रिक सर्जरी, एनेस्थीसिया? सब में जनरल एनेस्थीसिया, हर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया। ओके। बैरियाट्रिक सर्जरीज कई तरीके की होती है। अब उसमें सिंपलेस्ट आती है वो है स्लीप गैस्ट्रेक्टमी। अप टू 30, अप टू 27.5 आपका ओवरवेट है और 30 से ज़्यादा आपका ओबीस आता है, और उसमें भी 50 से ज़्यादा हो जाए तो सुपर ओबीस हो जाता है। स्टमक ये नहीं है, स्टमक अंदर एक ऑर्गन है। हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से फिर वो स्टमक में जाता है, और स्टमक से आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और फिर बाहर। इसमें हम लोग कोई फेरबदल नहीं कर रहे, कोई आपके इंटेस्टाइन को नहीं छेड़ रहे, कोई रास्ता नहीं बदल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। व्हेन यू रिमूव दैट पोर्शन ऑफ द स्टमक, दैट ग्रेलिन हार्मोन गोज डाउन बाय ऑलमोस्ट 80 to 90%। किसी को नुकसान नहीं। जो दूसरी सर्जरी आप बता रहे हो, क्या वो हार्मफुल है? इज इट हार्मफुल? नहीं है फॉर ऑल द सर्जरीज। उसमें लोग कराने के बाद ये तो नहीं सोच लेते कि अब हम कुछ भी खा सकते हैं और हमें कुछ नहीं होएगा? अगर आप ये सोचो कि आप ऑपरेशन के बाद आइसक्रीम खाओगे, कोक पियोगे और दुनिया भर की जलेबियां और गुलाब जामुन खाते रहोगे और मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करूँ तो अनंत अंबानी, उन्होंने भी सर्जरी कराई। जितना मैंने पढ़ा है सर्जरी नहीं हुई थी, बिकॉज उनके बिकॉज आई हैव नो पर्सनल एक्सपीरियंस, प्लीज डोंट कोट मी। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हर्निया के बारे में। और मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, एक सिंपल भाषा में थोड़ा सा आप ये बताएं कि हर्निया क्या होता है। देखिए, हर्निया बहुत सिंपली अगर बोला जाए तो आपकी मांसपेशी में कोई छेद हो गया है, मसल्स में बेसिकली आपका पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है, एब्डोमिनल वॉल जैसे हम कहते हैं, उसमें स्किन होती है, फेशिया होती है, फैट होता है, मसल्स होती हैं, तो उस पूरे में एक छेद हो गया है। ओके। सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज कि मान लीजिए एक पाइप है, कि मैं अपने पेशेंट को भी समझाता हूँ। पाइप में छोटा सा छेद हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आ रहा है, उसे बंद करना है, तो उसे बंद करना है। अब वो छेद को बंद करने का अब तरीका या तो ओपन है या लैप्रोस्कोपिक है। छेद को बंद करेंगे तो उसमें एमसील भी लगानी पड़ेगी, है ना। सिर्फ उसको छोटा सा टांका लगा के कर दें तो वो नहीं होगा, ताकि वो फिक्स्ड रहे। तो दैट इज बेसिकली हर्निया सर्जरी। या कपड़ा रफू करना है हमने, तो टांके लगाए और अंदर से पैच लगा दिया। सो इसेंशियली इन अ नटशेल दैट इज व्हाट इज हर्निया सर्जरी। वी गो इन लैप्रोस्कोपिकली, जो हर्निया में छेद से बाहर आ रहा है उसको वापस अपनी जगह रखा, छेद को बंद किया और टांके लगा के एक मेश लगा दिया। दैट इज इसेंशियली हर्निया सर्जरी, एंड वी गिव इट टाइम एंड that becomes a part of your body and gives it strength. हमारी पेट की मांसपेशी वीक हो गई है या उसमें छेद हो गया तो आपका वहां हर्निया बन जाता है। तो हर्निया किसी पेशेंट को है, ये कैसे पता चलता है? क्या उनके सिम्टम्स होते हैं एक पेशेंट के जो ध्यान रखने? अलग अलग हर्नियास के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे कॉमन अगर हम ग्रॉइन हर्निया या नीचे जांघ के पास का हर्निया जो बात करें, तो उसमें वहां पे आपको स्वेलिंग फील होगी। आप कोई भी भारी काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ खड़ा भी हो रहे हैं, लेटे से खड़े होंगे या कोई भारी वजन उठाएंगे, पॉटी का जोर लगाएंगे, यूरिन का जोर लगाएंगे, तो उन सब चीजों में वो स्वेलिंग बढ़ेगी। प्लस आपको डिस्कम्फर्ट होगा, एक हैवीनेस वाली फीलिंग होगी पेट के नीचे की तरफ। दूसरा सिवियर पेन भी हो सकता है। वो स्वेलिंग हो सकता है कि आ रही हो बाहर और फिर वापस जा रही हो, दैट इज नोन एज रिड्यूसिबल स्वेलिंग। हो सकता है वो अटक जाए वहां पे, और अगर सिवियर केसेस हैं और उसमें इंटेस्टाइन फंस जाए तो आपके पॉटी रुक सकती है, गैस पास होनी रुक सकती है, पेट फूल सकता है, उल्टियां शुरू हो सकती है। दैट इज व्हेन इट बिकम्स एन इमरजेंसी।
But these are the symptoms. These are mostly the symptoms of an inguinal hernia. और diagnose कैसे करते हैं उसे? Diagnose generally clinical diagnosis है. हाँ. हम लोग एग्जामिन करते हैं, खांसी करवा के देखते हैं, खांसी करवाने पे स्वेलिंग बढ़ रही है, लिटा के देखते हैं, फिर खड़े करवा के देखते हैं, स्वेलिंग बढ़ रही है, कम हो रही है, कंसिस्टेंट तो नहीं रह रही, टेस्टिस से अलग है कि नहीं है. तो दीज आर जनरली हाउ यू मेक द डायग्नोसिस. और रेयरली एक अल्ट्रासाउंड भी रिक्वायर्ड होता है टू रूल आउट कि कोई और परेशानी तो नहीं है. And are we only talking about males or are we talking about both males and females? This is the thing that inguinal hernias, although more common in males, but they can be present in females also. There is also a similar inguinal के थोड़ा सा ही नीचे femoral hernia होता है. That is more common in females and that is almost always an emergency. Okay. It is not as common in males, but it is definitely present in females. We have operated this year only around 30 to 40 females for inguinal hernia. So it is not uncommon. And this hernia happens only in the middle part of the body? I mean, no. It can happen in your arm? No, it happens in the abdomen only. Yeah, that's what I'm saying. It happens on the abdomen, but it can happen in different places in the abdomen. This is only the inguinal hernia that I am. Correct. It is umbilical hernia, epigastric hernia, para-umbilical hernia, incisional hernia कोई जैसे पहले ऑपरेशन. But होता है abdomen में ही. होता है abdomen में. और कहीं hiatus hernia जो chest में जा रहा है उसमें होता है. तो generally और कहीं नहीं होता. Actually, before we jump on to our next question, let's understand a little about yourself. कि आपकी education कहाँ से रही है? Let's I've hear done it my from MBBS from All India Institute of Medical Sciences, that is AIIMS Delhi. Yeah. And did my internship from AIIMS Delhi. Then I went to Postgraduate Institute of Medical Sciences PGIMS Rohtak for my Masters in General Surgery. Then I worked at a lot of places. I worked in Rajiv Gandhi Cancer Institute. I worked in Max Saket. I was in Taiwan for 4 months for specialist training in laparoscopic, robotic and bariatric surgery. Then it's been about 6 years that I have been in Gangaram. I was in Fortis Vasant Kunj also for a period of time in between. But now it's been about 5.5 to 6 years since I have been in Gangaram. So, we've heard a lot about getting admission in AIIMS. How difficult was it for you? And how was your experience there? See, it was one of the best experiences that I've had in life. I met my wife there, so that was again a good experience. So, but I think consistent hard work is all that is required mostly. I never aspired to be in AIIMS. I was just happy to be a doctor from a reasonable institute, and if you aim for that and work consistently, I think you get through. Consistent hard work, I think, is the most important thing for anything that you want to do in life. Right. Be it studies, sports, whatever you want to do. Even in work, if you're consistently working, like you take the time out to shoot for so many videos and you bring in so much paraphernalia and do all this work. So that is consistent hard work that is paying off for you. Yeah. So if you try and take a break very often, then you will never achieve that kind of success. Breaks are important to relieve your mental stress and all, but follow a procedure. मतलब डेली रूटीन जिसे कहते हैं ना, जैसे बड़े बूढ़े कहते थे, एक रूटीन होना जरूरी है. उसके बिना नियम से जब तक नहीं चलोगे तब तक कुछ you will never achieve what you want. Right. I think that is probably, it is easier now because there are many aims. So that is again good for the students that are appearing. I feel bad अब आजकल जो नीट वीट में जैसे हो रहा है. I did a very good podcast with one of the doctors, and he's an insider about, because he does a lot of coaching sessions as well with a lot of aspirants, to be honest. तो उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा सेशन है, कभी आपको टाइम लगे तो आप देखना. उन्होंने काफी खुलासे करे थे उस पॉडकास्ट में about NEET, UG and PG, but let's not it is very sad. What the kids are going through nowadays. मतलब क्यों, मतलब इतनी मेहनत करते हैं, मतलब
You should not be cheated that way. Right. And what is worse is सारा नुकसान तो पब्लिक का ही है फिर. अगर if you have mediocre doctors coming out, they will be treating you. Correct. The more reservation you have, the more मतलब poorly trained doctors you have who are not there on merit, the worse it will be for the public. Yeah, I agree. So eventually नुकसान तो जनरल हमारा ही है पब्लिक ना. का ही है. सेम विद इंजीनियर्स. मतलब क्यों हमारे ब्रिजेस गिर रहे हैं और सब इतनी दिक्कतें हो रही हैं. मतलब मुगलों के टाइम के स्ट्रक्चर नहीं गिर रहे और आज की चीजें गिर रही हैं. तो mediocrity has to be controlled. Right. You cannot accept that in any field. That is generally my perception. Of course, that's a perception that I hear from a lot of doctors as well, and it's not only you, but I mean, I don't know. As a general person, I can't really control. You're still a doctor. I don't know if you can No, take some it steps is a to policy control it. decision Yeah. that is taken. There is nothing you can do. All you can do is मतलब जो भी आ रहे हैं एटलीस्ट उनको पढ़ाओ, उनकी आगे लर्निंग तो कम से कम Better स्ट्रिक्ट कर रखो. दो, हाँ. अब जैसे भी पहुंचे हैं कम से कम वहां तो पढ़ें ताकि आगे जाके गंद न डालें. बेसिकली मोटी मोटी बात. चलिए आगे बढ़ते हैं. You also mentioned and we've, in fact, I have my own personal experience here at Sir Gangaram Hospital. So how this hospital is different and better than any other organization, medical organization. See, compared to all the corporate setups that have come up of late in the last 5-10 years, Gangaram still offers you a personal touch. So that is what resonates with the patient. Plus, many of the doctors who are heading most of the departments in at least Delhi, in all the other institutes, have some point or the other been in Gangaram. So it is like a school for new budding doctors. So the quality of Gangaram still remains because the level of training and the ethics that this place has is still the same. Hence you see all the rush. Yeah. It is a 650-700 bedded hospital and still you will never get a bed. No matter how powerful you are, there is some sort of waiting for a bed. Yeah. So that is because of the trust factor that this hospital has. Yeah, I agree because I think even a lot of diplomats and politicians after AIIMS, this is their second preference to be at Sir Gangaram Hospital. And a lot of doctors who retire from AIIMS or Safdarjung or prestigious institutes tend to come here. They even take voluntary early retirement to come here. There are many of my professors who taught me in AIIMS who are here now. Because they feel that this is an equally academically achieving place where there is no compromise on ethics like it would be in AIIMS or PGI or Safdarjung. So the problem with that is because we have become used to a certain 5-star kind of environment with these corporate setups. Because of the sheer rush of the hospital, that is sometimes not available to you. So the very affluent people sometimes don't like to come here because कि क्यों हम थोड़ा सा भी परेशान हो. Obviously the hospital has worked all around it. We have made a new building and everything. But sheer rush cannot be controlled just sometimes. Last time I visited, I remember there's some cancer building also. Yeah, that has come up. That has started. Yeah, that has started. Yeah, okay. That has started. And that is on par with any private setup. If anything, even better than most of the hospitals in Delhi. But crowd को तो उतना नहीं control कर रहे. Correct. So slight amount of patience and you will get the best treatment available. Right. No, it is good. I have my own personal experience in the family, so the hospital is good. See, the doctor always tries to give you the best experience. Right. But sometimes that is not the doctor's control. Correct. I agree. चलिए आगे बढ़ते हैं and the most important and interesting section about bariatric surgery.
तो हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं आपसे सुनने के लिए कि आप बताएं कि क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी। देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत ही सरल शब्दों में बोला जाए तो वेट लॉस सर्जरी जैसे जैसे कहा जाता जी है। जी। ठीक है। बेरियाट्रिक सर्जरी जो है कोई नई नहीं है, 1970s 80s से हो रही थी बेरियाट्रिक इंडिया में भी? सर्जरी। इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं। बाहर जो शुरू हुई थी पहले, बट दैट वाज ओपन सर्जरी, मतलब पूरा काट कर पूरा और काट के, दैट वाज नॉट इजी टू डू, plus because it being such a large open surgery it had its complication. Now it is done laparoscopically. जैसे गॉल ब्लैडर हर्निया अपेंडिक्स सर्जरी होती है, 4 से 5 छोटे छोटे छेद होते हैं और उन्हीं से बेरियाट्रिक सर्जरी हो जाती है हमारी, और उतनी ही सेफ है जितने ये बाकी सारे प्रोसीजर्स हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है कि बेरियाट्रिक सर्जरी सेफ नहीं है, इसमें जान जा सकती है या कुछ। उतनी ही सेफ है जितनी ये बाकी सब प्रोसीजर्स हैं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जो बेरियाट्रिक सर्जरी सबसे सिंपल वाली है, उसमें हमें ऑपरेटिंग टाइम 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स ही है, टोटल टाइम। एनेस्थीसिया में आप हाफ एन आवर 40 मिनट 1 घंटा और जोड़ लीजिए, तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया, सब में जनरल एनेस्थीसिया, हर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया है। ओके। तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ, देयर आर वेरी स्मॉल कट्स, देयर इज नो ओपन इंसिजन, एंड roughly 1 to 2 days में you are discharged also. So let's understand different types of these bariatric surgeries. See, bariatric surgeries कई तरीके की होती है। अब उसमें सिंपलेस्ट आती है वो है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी को अगर हम और भी सरल शब्दों में बताएं तो भगवान ने हमारा स्टमक बना के भेजा है मीडियम साइज का। मान लो हमारी 170 सेंटीमीटर हाइट है, अगर हमारा 70 किलो के आसपास वजन है तो हमारा मीडियम साइज का स्टमक है। बट मान लो हमारी 170 सेंटीमीटर हाइट पे, एक मैं आपसे यहाँ पे रोककर समझ सकता हूँ, जैसे 171 की आप हाइट की बात कर रहे हो और 70 किलो वजन है, तो उसका पेट साइज में सेंटीमीटर्स में इंचेस में कितना होगा? नहीं, ये बेसिकली इससे हमारा बीएमआई कैलकुलेट होता है। बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स, करेक्ट। तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस में 25 से कम इज नॉर्मल, इंडियन गाइडलाइन में 23.5 से नॉर्मल है। अप टू 30 अप टू 27.5 आपका ओवरवेट है, और 30 से ज्यादा आपका ओबीस आता है, और उसमें भी 50 से ज्यादा हो जाए तो सुपर ओबीस हो जाता है। तो ये मोटी मोटी बात। लेकिन एक रफ, अगर हमें ये सब मेहनत नहीं करनी, तो एक बहुत ही रफ क्राइटेरिया जो है कि मतलब हमारी हाइट हम सेंटीमीटर में निकाल ले। मान लो 170 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 माइनस कर दो, तो 70 किलो के आसपास आपका आइडियल वजन होना चाहिए। रेंज में मानना है तो 68 to 72। ठीक है। तो अगर हमें बहुत ही क्रूड तरीके से अगर कहना है, तो जनरली हमारा ये देखा गया है इन वेरियस स्टडीज कि जब वेट बढ़ता है इस नॉर्मल वेट से, मान लो जिसका 70 होना चाहिए उसका 140 है, तो आपका स्टमक का साइज भी बड़ा होता है। स्टमक ये नहीं है, स्टमक अंदर एक ऑर्गन है। हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से फिर वो स्टमक में जाता है, और स्टमक से आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बाहर। ये हमारा रास्ता होता है। तो स्टमक एक ऑर्गन है, और वो एक गुब्बारे की तरह होता है, तो वो कितना भी फूल सकता है। ठीक है। तो मान लो आपका अगर आइडियल वेट है तो आपका मीडियम साइज का स्टमक है जो भगवान ने बना के भेजा है। मान लो आपका डबल हो गया वेट, 140 किलो हो गया, तो वो स्टमक का साइज हो गया 4XL 5XL। ठीक है। दिस इज मतलब वेरी लेमन लैंग्वेज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी इज कि हम उसको वापस मीडियम साइज का बना दें, और जो एक्स्ट्रा स्टमक है उसको हम बाहर निकाल दें। ओके। जैसे आपकी शर्ट है 5XL साइज की, तो आप हो गए L साइज के। अब तो आपने दी दर्जी को कि इसको भाई काट के मेरे साइज की बना दे, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के फेंक दे। तो मोटी मोटी वही बात। इसमें हम लोग कोई फेर बदल नहीं कर रहे, कोई आपके इंटेस्टाइन को नहीं छेड़ रहे, कोई रास्ता नहीं बदल रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपके स्टमक का साइज छोटा कर रहे हैं,
और इसके दो फायदे। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि डाइटिंग और एक्सरसाइज फेल होती है। मान लो अब, सर्जरी के बाद आप कह रहे नहीं हो? नहीं, इन पहले? जनरल मैं बात कर रहा हूँ। मान लो किसी लड़की की शादी है या लड़के की, मतलब लेट्स नॉट बी जेंडर स्पेसिफिक। तो 6 महीने बाद मेरी शादी है, मुझे वजन कम करना है। 6 महीने तो क्रैश डाइटिंग करी, एक्सरसाइज करी, जिम करा, बिल्कुल अपने सूट या लहंगे में फिट आ गए, और फिर छोड़ दिया। क्योंकि अभी तो आप मन मार के नहीं खा रहे, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। करेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप वो कंट्रोल छोड़ोगे, यू आर बेसिकली फीलिंग हंग्री। जैसे ही आप वो कंट्रोल छोड़ोगे, आप पेट भर खाना खाने लगोगे, एवरीथिंग विल कम बैक। या है ना, यू लीव योर एक्सरसाइज, एवरीथिंग विल कम बैक। सो दैट इज द थिंग, वंस यू हैव गॉट अ स्लीव गैस्ट्रेक्टमी डन, आपका पेट भर खाना भी उतना ही है जितना आपका आइडियली होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगे जा रही है, आप कम खा रहे हो। तो जितना आपको न्यूट्रिशनली रिक्वायर्ड है उतना आप सब खा पाओगे। प्लस जो भूख लगने का हार्मोन होता है, जैसे ग्रेलिन हार्मोन जिसे कहते हैं, दैट गिव्स अ सेंस टू योर ब्रेन कि यू आर फीलिंग हंग्री। व्हेन यू रिमूव दैट पोर्शन ऑफ द स्टमक, दैट ग्रेलिन हार्मोन गोज डाउन बाय ऑलमोस्ट 80 to 90%। तो इट इज नॉट एज इफ कि तुम्हें भूख लगे जा रही है, भूख भी नहीं लगेगी। ऐसा क्यों होता है? वो हार्मोन कम कैसे हो जाता है? क्योंकि जिस पोर्शन से रिलीज होता है वो पोर्शन हम लोग निकाल रहे हैं। ओके। फंडस और एंट्रम वाला पोर्शन से रिलीज होता है, वो ऑलमोस्ट इन टोटलिटी निकल ही जाता है, 10-15% ही रहता है। तो जब वो रहेगा ही नहीं, तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपका साइज कम है, आप कम खाएंगे, एक तरह से आपकी डाइटिंग परमानेंट हो गई। आप साथ में एक्सरसाइज करिए एंड यू विल कम बैक टू योर नॉर्मल वेट, प्लस इट विल मेंटेन योर वेट, क्योंकि परमानेंटली एक तरीके से डाइटिंग कर दी है। एंड स्टमक बीइंग लाइक अ गुब्बारा will still slightly increase in size, but it will never increase to the limit जो पहले था। इसको भी सबसे सिंपली समझाने का तरीका यही है कि गुब्बारा अगर आपने देखा हो तो इतना होता है जब हमने फुलाया नहीं होता, फूल के इतना बड़ा हो जाता है। तो दैट इज, उसको मानिए आपका नॉर्मल स्टमक। अब आप उसको वापस डिफ्लेट करो, उसको बीच में से काट दो और सिल दो, फूल वो फिर भी सकता है, लेकिन कभी भी उस लेवल तक नहीं फूलेगा जो पहले था। So that is essentially sleeve gastrectomy. It is the safest procedure. It has no risk of any kind, and all you have to do is take the prescribed multivitamins and high protein diet for a year and a half, and then you are good to go. कोई आपको किसी तरीके की restriction नहीं है। Ladies, young girls we have operated who have had kids afterwards, 18 months after surgery, 1.5 साल बाद after surgery, you are good to have kids because योर बॉडी इज नॉट इन अ कैटाबॉलिक स्टेट। बिल्कुल आप एक बच्चे को भी फीड कर सकती है आपकी बॉडी, इतना आप खाना खा सकते हैं while maintaining your normal weight. So that is how safe it is. Right. And this is only one type of procedure. हाँ, there are other procedure जैसे गैस्ट्रिक बाईपास, उसमें भी 2 तरीके की होती हैं। रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास होता है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास होता है। फिर और आगे जाएं तो हम डियोडनल स्विच होता है, सेडी होता है, सिंगल एनास्टोमोस से जोड़ने वाली ऑस्मी होती हैं। तो बट दीज आर वेरी स्पेसिफिक इंस्टेंसेस व्हेन यू रिक्वायर दीज प्रोसीजर, दैट इज इन आवर ओपिनियन एंड जनरली व्हाट द पॉलिसी दैट वी फॉलो हियर इन गंगाराम हॉस्पिटल। बिकॉज स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जैसे हमें समझा इज अ रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि जस्ट लिमिटिंग द अमाउंट दैट यू आर टेकिंग, एंड जनरली दैट इज इनफ। All these other procedures are malabsorptive procedures. Malabsorptive का मतलब है, mal का मतलब है पहली चीज खराब, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब शरीर को जो लग रहा है आपका खाना। तो जो आप खाना खा रहे हो उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब ना होने दे और अनडाइजेस्टेड तरीके से बाहर निकाल दें, वो दूसरे दैट इज malabsorptive प्रोसीजर, जिसमें हम स्टमक का एक छोटा पाउच बना देते हैं। कुछ निकालते नहीं है इसमें, स्टमक को एक पाउच बना देते हैं और उस पाउच पे ले जाके इंटेस्टिन को जोड़ देते हैं। इंटेस्टिन का 100-150 सेंटीमीटर हम बाईपास कर देते हैं, ताकि खाना जो उस फूड पाइप से आया पाउच में गया और 150 सेंटीमीटर इंटेस्टिन तक बाईपास कर गया, आगे चला गया, बाकी सब निकल जाएगा, फ्लश आउट। हाँ, तो उस 150-200 सेंटीमीटर में जो एब्जॉर्प्शन होना था
वो नहीं हो रहा, हम्म, तो पार्शली अनडाइजेस्टेड फूड वहां तक आगे पहुंच गया है। तो आगे तो उतना ही डाइजेशन होगा जितना पहले होता था। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द So प्रोसीजर। out of 100, how many procedures are sleep gastro क्या था वो? स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और हाँ. सी गैस्ट्रिक बाईपास या मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स का रोल तब है जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है बहुत पेशेंट को। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इन आर ओपिनियन, माय वेरी पर्सनल ओपिनियन, ये है कि मान लो पेशेंट है 50-100 इंसुलिन लगा रहा है रोज और शुगर नहीं कंट्रोल हो रही और ओवरवेट भी है, तो उस केस में उसका डायबिटीज कंट्रोल करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका वेट कम करना। हम्म, तो उस केस में आई वुड रेकमेंड कि हम मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर करें, रोएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास करें, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करें, या उन प्रोसीजर में से चूज करें। एज कंपेयर टू मान लो वो डायबिटिक तो है लेकिन 1 या 2 दवाई ले रहा है दिन में, तो उस केस में वो डायबिटीज, दोनों केसेस में वो डायबिटीज टाइप 2 है, हम्म, कि मतलब इंसुलिन तो बन रहा है हम्म, लेकिन हमारे शरीर का फैट उसको काम नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज है। तो वो स्लीप गैस्ट्रेक्टमी में सिर्फ वेट कम करने से भी ठीक हो जाएगी, लेकिन जितनी ज्यादा वो इंसुलिन लगा रहे हैं तो उस केस में फिर सिर्फ स्लीप गैस्ट्रेक्टमी काम नहीं करेगी पूरी तरह। उसमें अगर हमें शुगर भी कंट्रोल करें तो मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स करना पड़ेगा। हम्म, उनके ड्रॉबैक्स भी हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग मल्टीविटामिन लेनी है फॉर एनी मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर। हमें अपने पीरियोडिकली 6 मंथ टू 1 ईयर इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहनी कि किसी तरीके की हमारी कोई विटामिन की कोई वीकनेस तो नहीं आ रही, विटामिन डी, B12, थायमीन, इन सबकी किसी तरीके की कोई वीकनेस तो नहीं आ रही, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, उनको सप्लीमेंट करते रहना पड़ेगा। तो मतलब जनरली फॉलो अप हमें अच्छा रखना चाहिए आफ्टर मैरिज डॉक्टर प्रोसीजर। But out of 100, again, I would like to understand कि out of 100, how many procedures are I done? would recommend 85 to 90 should be sleep. Okay. Obviously, my opinions differ from other bariatric surgeons, but in our department, we follow one very simple principle, that is, first do no harm, primum non nocere. हम्म, First thing is do no harm to the patient. हम्म. जो चीज हम जिंदगी इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं उससे जिंदगी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो दूसरी सर्जरी आप बता रहे हो, क्या वो हार्मफुल है? इज इट हार्मफुल नहीं है, टू बी वेरी क्लियर, बट इट रिक्वायर्स मोर अवेयरनेस। उसमें मेरे ख्याल से सर्जरी के बाद भी यू नीड टू बी अ लिटिल कॉशियस एंड रेगुलर विद योर फॉलो अप। आप थोड़ा बहुत ज्यादा फैटी कुछ खा लोगे तो फैटी अनडाइजेस्टेड अगर आगे जाएगा तो आपको डायरिया होने लग जाएगा, दैट इज नोन एज जंपिंग सिंड्रोम। आपकी शुगर लो जा सकती है अगर हम नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में ये कर दें। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप एक केयर फ्री तरीके से नहीं रह सकते। अच्छा, एक मेरे ही दिमाग में भी एक मिथ आई है, तो आई एम श्योर कई लोगों के भी दिमाग में आती होगी, जब वो आप जो पहला प्रोसीजर कह रहे हो विच इज मोर और लेस डन फॉर ऑल द सर्जरीज, उसमें लोग कराने के बाद ये तो नहीं सोच लेते कि अब हम कुछ भी खा सकते हैं और हमें कुछ नहीं होएगा? नहीं, ये आई मेक इट वेरी क्लियर बिफोर सर्जरी। आई डोंट डू द सर्जरी इफ दे डोंट अंडरस्टैंड। दिस इज योर सेकंड चांस एट लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. If you make the same mistakes that you made in your first life, you will have the same result in the second life. ठीक है, first we have to, जैसे मैं कहता हूँ ना, बड़ी साफ चीज, एक ही चीज पूछता हूँ, नियत है कि नहीं वजन कम करने की। अगर नियत है तो बाकी सब हो जाएगा। अगर आप ये सोचो कि आप ऑपरेशन के बाद आइसक्रीम खाओगे, कोक पियोगे और दुनिया भर की जलेबियां और गुलाब जामुन खाते रहोगे और मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के लिए हम वो कर रहे हैं प्रोसीजर। अगर हमने इतने बड़े जार को इतना बड़ा बना दिया और आप चाशनी से भरा पानी पीने लग जाओ, तो कैलोरी तो आप रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं रहे ना। तो ना आपका वजन कम होगा, ना आपका फायदा होगा और ना फ्रैंकली हमारा फायदा होगा। राइट, ठीक है, सो दैट इज, आई एम वेरी वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं खा सकते,
लिमिट में खा आप सके। हाँ, आप 15-20 दिन महीने में आप जो चाहे ले, बट इन मॉडरेशन, एंड देन यू बर्न इट, है ना। इसमें बेसिकली स्लीप गैस्ट्रेक्टमी की सबसे अच्छी बात यह है कि हम क्योंकि बहुत ज्यादा कोई फेरबदल नहीं कर रहे, आपका वेट एक आराम से नॉर्मल आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप बेसिक चीजें जो लाइफ में जो हमारे बड़े बूढ़े कहते आए हैं, सब कुछ खाओ पियो, उसको एक्सरसाइज करो, और सिंपल चीजें अपनी सिंपल एक्सरसाइज अपनी डेली हैबिट में डाल दो, वॉक पे चले जाओ, सीढ़ियां चढ़ लो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एलिवेटर, बेसिक बेसिक चीजें भी आप अगर इंकॉर्पोरेट कर लोगे तो यू विल कम डाउन टू योर नॉर्मल वेट, और मेंटेन भी रहेगा फिर। क्योंकि मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखी है, हमारे कुछ नोन में है जिन्होंने ऐसी सर्जरी कराई, वेट लॉस सर्जरी। और अगर मैं एक बहुत बड़े एग्जांपल की बात करूं तो अनंत अंबानी, उन्होंने भी सर्जरी के कराई। जितना मैंने पढ़ा है सर्जरी नहीं हुई थी, अच्छा। बिकॉज उनके अब आई because I have no personal experience, please don't quote me on this, but Yeah, from of what course. I have read is that he has a lot of chest issues and respiratory issues, which why he is on high dose of steroids and all these kind of things. So he lost weight by natural means through dieting and exercise, but obviously whatever issue he had, it flared up, so he has regained again. But as far as I know, he has not undergone bariatric surgery.